योगी आदित्यनाथ कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते अगर उस दिन आरएसएस दखल नहीं देता तो 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला लगभग हो चुका था। दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म हो चुका था। कई बड़े पत्रकार और राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे है। मनोज सिन्हा को सूचना दे दी गई थी कि वो अब आगे की तैयारी करें। वो बनारस भी पहुंच चुके थे, भैरवनाथ और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी पटकथा बदल गई। सिन्हा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और गोरखपुर का एक भगवाधारी सांसद उत्तर प्रदेश की सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठ गया है। सवाल यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कैसे बने? क्या यह सिर्फ उनकी लोकप्रियता थी या इसके पीछे संगठन की रणनीति थी, या फिर बीजेपी की राजनीति में चल रही ऐसी ताकतें काम कर रही थी जिन्हें आम लोग कभी देख ही नहीं पाए? 19 मार्च 2017 बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली थी। उत्तर प्रदेश ने भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दे दिया था। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सिर्फ एक ही सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उस समय मीडिया रिपोर्ट में एक नाम लगातार सबसे आगे दिखाई दे रहा था, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। साफ सुथरी छवि वाला पूर्वांचल का बड़ा चेहरा, जिसके सीएम बनने को लेकर संगठन की भी मंजूरी थी। इसीलिए पिछले 6 महीने से यूपी के सीएम पद के लिए सिन्हा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी चाहते थे कि वो यूपी के सीएम बन जाएं। उस समय अखबारों और टीवी चैनलों में भी यही बात देखने को मिल रही थी कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। आज भी दावा किया जाता है कि आखिरी समय तक तस्वीरें मनोज सिन्हा के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लाल झंडी मिलने के बाद सिन्हा का नाम काटकर गोरखनाथ मठ के महंत और गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद और भाजपा के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक योगी आदित्यनाथ के सिर पर ताज पहना दिया गया। जब उनका नाम सामने आया तो दिल्ली भी चौंकी और लखनऊ भी। लेकिन कहानी सिर्फ 2017 की नहीं, पूरी कहानी समझने के लिए हमें चलना होगा उत्तराखंड। 5 जून 1972 पौड़ी गढ़वाल जिले के एक साधारण से परिवार में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। पिता वन विभाग में कर्मचारी थे। घर में न राजनीति की विरासत थी न सत्ता की ताकत। लेकिन अक्सर इतिहास में सबसे दिलचस्प यात्राएं वहीं से शुरू होती हैं जहां कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। अजय सिंह बिष्ट पढ़ाई में अच्छे थे, विज्ञान के छात्र थे। उनके परिचित बताते हैं कि शुरुआती दिनों में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लड़का आगे चलकर भगवा वस्त्र धारण करेगा। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, गोरखनाथ मठ और महंत अवैधनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कहानी में किसी एक व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो वो महंत अवैधनाथ हैं। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में गिने जाने वाले अवैधनाथ सिर्फ धार्मिक नेता नहीं थे, वो राजनीति की गहरी समझ भी रखते थे। अंदर खाने की चर्चाओं में कहा जाता है कि उन्होंने अजय सिंह बिष्ट में एक अलग तरह की ऊर्जा देखी। धीरे धीरे अजय सिंह बिष्ट मठ से जुड़ते गए। फिर एक दिन उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया, दीक्षा ली और अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। और फिर आया साल 1998। महंत अवैधनाथ राजनीति से धीरे धीरे पीछे हट रहे थे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में 26 साल के एक युवा सन्यासी योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया। पहली बार योगी आदित्यनाथ को चुनाव में लोगों का समर्थन मिला। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। यहीं से पहला संकेत मिल गया कि यह साधु सिर्फ मठ तक सीमित रहने वाला नहीं है। उस दौर में गोरखपुर की राजनीति जाति, धर्म, मठ, अपराध, स्थानीय दबदबे और पूर्वांचल की जटिल सामाजिक संरचना से गुजरती थी। लेकिन योगी ने पहले चुनाव से ही साफ कर दिया कि वो सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, वो गोरखनाथ मठ की परंपरा, हिंदुत्व की राजनीति और स्थानीय जनाधार तीनों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। फिर आया साल 1999। देश में फिर लोकसभा चुनाव हुए। योगी दोबारा गोरखपुर से सांसद बने। यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कई नेता पहली बार लहर में जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी जीत बताती है कि जमीन पर पकड़ बन चुकी है। 1999 के बाद गोरखपुर में चर्चा मजबूत होने लगी कि योगी अब सिर्फ महंत अवैधनाथ की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि अपनी अलग राजनीतिक पहचान बना रहे हैं। और फिर आया साल 2002। यही वह दौर था जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को खड़ा किया। यह संगठन पूर्वांचल में उनके प्रभाव को बढ़ाने वाला औजार बना। समर्थक इसे हिंदू समाज की रक्षा और संगठन का मंच कहते थे। आलोचक इसे आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति का विस्तार बताते थे। लेकिन राजनीतिक सच यह था कि संगठन ने योगी को पार्टी से अलग एक स्वतंत्र जमीन दी। अब योगी सिर्फ बीजेपी के सांसद नहीं रहे, उनके पास अपना संगठन था, अपना कैडर था, अपना नारा था और अपना असर भी था। फिर आया साल 2004।
योगी तीसरी बार गोरखपुर से सांसद बने। इस बार उनकी जीत ने बीजेपी नेतृत्व को भी संदेश दिया कि पूर्वांचल में योगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 2004 में बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई, अटल सरकार चली गई, देश की राजनीति बदल रही थी, लेकिन उस समय भी गोरखपुर में योगी की पकड़ कमजोर नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई। और यहीं से अंदर खाने में बात कही जाने लगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो सकती है, लेकिन गोरखपुर में योगी की राजनीति नहीं। फिर आया साल 2007, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी राज्य में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। मायावती पूर्ण बहुमत के साथ 206 सीटें लेकर सत्ता में आई, लेकिन योगी पूर्वांचल में लगातार सक्रिय रहे। इसी दौर में योगी और बीजेपी संगठन के रिश्तों को लेकर भी कई बार चर्चाएं हुई। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि योगी पूरी तरह संगठन पर निर्भर नेता नहीं थे, वो अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता थे, और यही बात उन्हें ताकतवर भी बनाती थी और पार्टी के लिए कभी कभी असहज भी। इन सब चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व वाली छवि को लेकर उभर रहे थे। और फिर आता है साल 2009, जब लोकसभा चुनाव हुए और योगी चौथी बार गोरखपुर से जीत गए। यह जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी फिर सत्ता से दूर थी, लेकिन गोरखपुर में योगी की सीट सुरक्षित रही। और 2009 में साफ हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि मजबूत अस्थायी प्रभाव में बदल चुकी है। अब उनके नाम के साथ 3 चीजें जुड़ चुकी थी। पहला, गोरखनाथ मठ, दूसरा, हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति, तीसरा, पूर्वांचल का मजबूत जनाधार। योगी आदित्यनाथ को अब उन मजबूत चेहरों में गिना जाने लगा था जो संगठन को मजबूत कर सकते थे। फिर आया साल 2014, जब देश में नरेंद्र मोदी की लहर आई और चुनावी नतीजों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ 5वीं बार गोरखपुर से सांसद बने। 2014 की जीत के बाद योगी की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अब देश में बीजेपी की सरकार थी। मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, अमित शाह संगठन के सबसे ताकतवर रणनीतिकार बन चुके थे, और इसके बाद उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव की तैयारी में प्रवेश कर चुका था। इसी दौरान योगी की सभाएं बढ़ने लगी, उनके हिंदुत्व वाली छवि और अधिक मजबूत हुई। पूर्वांचल में उनका असर साफ दिखाई देने लगा। बीजेपी के भीतर यह समझ बन रही थी कि यूपी जीतना है तो जाति, संगठन, हिंदुत्व और मोदी लहर को साथ लेकर चलना पड़ेगा। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे, अमित शाह की रणनीति और संगठन की मशीनरी पर लड़ा गया। 11 मार्च 2017 को नतीजे आए। बीजेपी की मेहनत रंग लाई। नतीजन 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने विरोधियों को ही नहीं, अपने नेताओं को भी प्रचंड बहुमत लाकर चौंका दिया। अब सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 17 मार्च 2017 तक मीडिया रिपोर्ट में मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था। मनोज सिन्हा की छवि शांत, प्रशासनिक, विकासवादी और मोदी शाह नेतृत्व के भरोसेमंद नेता की थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि दिल्ली एक ऐसे चेहरे को चाहती है जो विवादों से दूर हो और प्रशासन पर फोकस करे। लेकिन 18 मार्च 2017 को तस्वीर बदलने लगी। लखनऊ में विधायक दल की बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम तेजी से उभरा, और इसके पीछे का कारण आरएसएस थी। आरएसएस की पहली पसंद योगी थे, ना कि मनोज सिन्हा। ऐसा दावा किया जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच पुल का काम करने वाले ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल सीएम पद के लिए मनोज सिन्हा के नाम के खिलाफ थे। 90 के दौर में कृष्ण गोपाल जब पूर्वांचल में आरएसएस के प्रचारक थे, उस वक्त भी मनोज सिन्हा सांसद थे। वैचारिक स्तर पर दोनों के बीच रस्साकस्सी चलती रहती थी। भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले मनोज सिन्हा पर आरोप था कि वो एक खास जाति के लोगों के लिए काम करते हैं। आरएसएस चाहती थी कि कोई ऐसा शख्स सीएम बने जो जाति व्यवस्था से ऊपर होकर सूबे में काम करे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख की पहली पसंद भी थे। इतना ही नहीं, योगी जी और संघ प्रमुख की नजदीकियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी संघ की सारी बैठकें लखनऊ में न होकर गोरखपुर में होती हैं। यूपी का सीएम फाइनल होने के अंतिम समय तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मनोज सिन्हा के पक्ष में ही थे। उन्हें संकेत भी दे दिया गया था। यही वजह है कि वो शपथ ग्रहण के पहले ही अपने गृहनगर आ गए थे। उस वक्त ये भी कहा गया कि वो वाराणसी में काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद अपने पैतृक नगर में कुल देवता का आशीर्वाद लेंगे और 19 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन मोदी शाह के दखल के बाद भी मनोज सिन्हा का नाम फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त तक इन दोनों नेताओं का कद इतना नहीं बढ़ा था कि वो आरएसएस की बात टाल सके। इसीलिए संघ का फैसला अंतरिम फैसला बन गया और योगी आदित्यनाथ सीएम की रेस में मनोज सिन्हा से आगे निकल गए। और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं।
यूपी में योगी की सरकार बन गई। गोरखपुर से 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद का शपथ ले लिया। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री बन गए। इनके शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित यूपी और देश भर से बड़े बीजेपी नेता लखनऊ पहुंचे। लेकिन सीएम की रेस में अंतिम समय तक आगे रहने वाले केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा कहीं नहीं दिखाई दिए। वो लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में रहे। यह तो थी कहानी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की। अगर आप लोग चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने से अब तक के उनके कार्यकाल, बढ़ती लोकप्रियता और उनके कट्टरवादी छवि पर आपके साथ कहानी साझा करें तो कमेंट में जरूर बताइएगा।